नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप रिवीजन पे समय फ़ोकस कीजिए। जो टॉपिक छूट गए हैं उन्हें पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉडल पेपर जो मार्केट में उपलब्ध है, उन्हें हल कीजिए ताकि आपको ये अनुमान लग सके कि किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से उन्हें हल करना है। एक बार बैठिए, कम से कम एक मॉडल पेपर किसी एक सब्जेक्ट का उठा के उसे 3 घंटे, ढाई घंटे बैठ के हल करने का प्रयास कीजिए। फिर अपने टीचर को दिखाइए, किसी दोस्त को दिखाइए या आप खुद जाँच कीजिए कि हमने कहाँ गलती की, कहाँ सही की, मिलाकर क्योंकि एग्ज़ाम देते समय थोड़ी-सी हड़बड़ी हो जाती है, तो उसका टेंशन हमसे कम हो जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें हम आपसे कुल 15 से 20 टेस्ट लेने का प्रयास करेंगे, जितने भी दिन बचे हुए हैं। मैथ्स के 15 से 20 पेपर आपको यहाँ पे दिए जाएँगे। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जब हम वीडियो आपके लिए डालें, तो उसका नोटिफ़िकेशन मैसेज आप तक पहुँच सके, तो आप इन प्रश्नों को देख सकें, प्रैक्टिस कर सकें। आप चाहें तो इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और परीक्षा से जुड़ा हुआ या कोई भी गणित से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न हो, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट 1 देंगे। टेस्ट 1 के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ही टेस्ट 2 लेंगे, जिसमें क्या होगा कि 30-30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ऐसे ही 15 से 20 टेस्ट लिया जाएगा केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। उसके बाद 2 नंबर वाले प्रश्नों का 15-15 प्रश्नों का, ये भी 15 से 20 पेपर आपसे लिया जाएगा। उसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन्हें लिखना कैसे है, हल कैसे करना है, एग्जाम में कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों को हम आगे आने वाले 15 से 20 वीडियो में सीखेंगे। अब चलिए इस टेस्ट की हम शुरुआत करते हैं। पेपर और पेन ले लीजिए, बैठ जाइए और उसके बाद ईमानदारी से जो भी प्रश्न सामने आएगा उसे हल करके अपने कॉपी में उसका आंसर लिखते जाइएगा और बाद में हमसे मैच करा लीजिएगा। ये पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 9, 2, 9, 5, 4, 9, 1, 3 का बहुलक क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में अगर हमें कंसेप्ट आता है तो आंसर इसका पता चल जाएगा। बहुलक क्या होता है, ये अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है और अवर्गीकृत आंकड़ों का हम बहुलक निकालना जानते हैं। जो भी इसमें प्रेक्षण दिए गए हैं, जो अधिक बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। इसमें हम देखें तो 9 कितनी बार आया है, 1, 2, 3 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। और 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। इसमें हम देखेंगे तो 9 सबसे अधिक बार आया है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हमें एक ओएमआर शीट मिलेगा जिसमें ऐसे ओएमआर के गोले भरे होंगे, ऑप्शन ए, बी और सी, डी दिया होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम ऐसे भर देंगे और अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। ये प्रश्न कह रहा है कि 7, 2, 5, 3, 5, 3, 3 का माध्यक क्या होगा। ये भी हम देखेंगे तो अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए भी हम जानते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 2 की संख्या कितनी है, 1 बार है। फिर 3, 3, 3 क्योंकि 3 3 बार है। फिर क्या है 5, 5 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 बार 5 हो जाएगा। 7 कितना बार है, तो 1 बार है, तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। n बराबर 7 है। n क्या है, 7 के बराबर है। यहाँ पे 7 को देखेंगे तो ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए हम 2 चीज़ें जानते हैं। यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो कैसे निकालेंगे, यदि सम हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे विषम है तो हम क्या करते हैं, n प्लस का 1/2 इस सूत्र से हम उसका माध्यक ज्ञात करते हैं। तो n का मान क्या है, 7 प्लस का 1/2, ये क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, हमें 4 प्राप्त होगा। तो शुरू से या अंत से चौथा पद गिनेंगे, कौन आएगा, 1, 2, 3, 4, ये 3 आ रहा है, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे ही हमें ओएमआर दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी। ओएमआर शीट में हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को सही से गोले से भरेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम हॉल में सबसे पहले जो भी आपका पेपर आएगा उसमें प्रश्नों को हल करते हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को टिक कर लेते हैं और अंतिम के समय में जब कुछ समय बचता है तो प्रश्नों को हल करना छोड़ के ओएमआर शीट में अपना गोला भरते हैं। दोनों तरीके आप अपना सकते हैं, जैसे भी आप टाइम मैनेज करेंगे वैसे आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि प्रश्नों को देख के आपको हल करने आना चाहिए कि किस प्रकार से हल किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो अगला प्रश्न क्या है, 7 2 5 3 5 3 का माध्यक क्या होगा। पिछले प्रश्न जैसा ही है, इसमें भी माध्यक पूछा गया है। शायद से यहाँ पे आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि जब प्रेक्षणों की संख्या सम और विषम हो तो किस प्रकार से माध्यक ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 2 4 2 6 है, प्रेक्षणों की संख्या 6 है, 6 एक क्या है, सम संख्या है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी प्रेक्षण दिए रहेंगे उसको हम बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 2 3 3 5 5 और 7 प्रेक्षण है, ये 6 प्रेक्षण हो गए। n बराबर हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि n/2 और n/2 प्लस एकवा जो पद होता है उनका हम औसत ज्ञात करते हैं। औसत यानी कि उनका माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो n का मान क्या है, 6 है, तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरा पद कौन सा है, ये 3 है, तो ये वाला 3 और n प्लस का 1, n/2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो ये वाला पद अब क्या प्राप्त हो गया, 3 और 5 हमें प्राप्त हो गया। तो 3 और 5 को हम जोड़ के इनका औसत ज्ञात करेंगे जो कि 8/2 होगा, जो 4 के बराबर होगा। तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गलती से ना ही 3 मारिएगा ना ही 5 मारिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी भी घटना का प्रायिकता का हम सब जानते हैं कि अधिकतम मान 1 होता है। ये जानते हैं ना कि यदि किसी घटना की होने की प्रायिकता पीई है तो पीई का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है या 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, यही होता है। हम देखते हैं तो अधिकतम मान हमसे पूछ रहा है, तो अधिकतम 1 तक इसका मान हो सकता है। तो अधिकतम मान 1 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और पढ़ते ही तुरंत आपको आंसर पता होना चाहिए। आप इस प्रकार से घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको ना कोई डर रहे ना कोई भय रहे। आप चीटिंग पे भी डिपेंडेंट ना रहे। ऐसा ना हो कि आप पढ़ के ही नहीं गए हैं, सिलेबस ही आपका कंप्लीट नहीं हुआ है और एग्जाम हॉल में जाके आप चीट के भरोसे बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऐसे प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। हम जानते हैं कि प्रायिकता क्या होता है। अगर प्रायिकता पीई है तो ये 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा या 0 से बड़ा 0 के बराबर होगा, यानी 0 से 1 के बीच में ही होगा। यहाँ पे देखेंगे तो -1 ये क्या दिया हुआ है, -1 क्या होता है, कभी प्रायिकता 0 से छोटा होता है, नहीं होता है। तो यही प्रायिकता नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को अगर आप चेक करना चाहते हैं, मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए 0.1 दिया हुआ है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। 1 दिया हुआ है, 1 के बराबर हो सकता है प्रायिकता। 1/2 दिया हुआ है जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं भाग देकर, ये भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रायिकता नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, इस बात पे भी हम ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF क्या होगा। ये एक फैक्ट के रूप में आप सभी को याद होना चाहिए और तुरंत इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाना चाहिए। अब इस चीज को समझ लेते हैं कि कैसे इसका आंसर 1 होगा। p और q क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। हम सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वैसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे। अगर इसका गुणनखंड हम करने का प्रयास करेंगे तो 1 गुणे p होगा और इसका 1 गुणे q होगा। जब दो संख्याओं का हम HCF ज्ञात करते हैं, दो संख्याएं ये p और q कुछ भी हो जाए, अभाज्य बस होनी चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे तो जो कॉमन होता है उसी को हम लेते हैं, यानी जो उभयनिष्ठ होता है। तो इन दोनों में देखेंगे तो दोनों को गुणनखंड में केवल एक उभयनिष्ठ है, ना ही उसके अलावा कोई संख्या है, तो किसी को नहीं लेंगे। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यही 1 के बराबर होता है। ये अगर आपको नहीं पता था तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये याद करने जैसा ही फैक्ट है, आपके मन में इस प्रश्न को पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1.33 इसके ऊपर रेकडिंग एक डैश संख्या है। कौन सी संख्या है, हम सभी जानते हैं
एक दशमलव प्रसार जिसके ऊपर एक संख्या के ऊपर रेकरिंग हो वो एक परिमेय संख्या होती है। इसे परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। इसे परिमेय संख्या के रूप में बदलना हमने कक्षा 9 में भी सीखा है। और ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव के रूप में आ सकते हैं कि 0 इतना इतना को आप परिमेय संख्या के रूप में बदल के दिखाइए। परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या हमसे पूछ रहा है। हम देखेंगे तो अभाज्य संख्याओं को हम जानते हैं कि क्या होती है अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे वो अभाज्य होती है। 31 एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है। 29 भी नहीं कटता है। 29 भी अभाज्य संख्या है। आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो 51 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 3 के पहाड़ा में आता है। 5 1 6 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा और ये 3 से 17 बार में कटता है, यानी कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। ये कह रहा है कि बहुपद x का घात 5 माइनस 2 x का घात 3 माइनस का 3 x का घात 2 प्लस का 5 का घात क्या है। किसी बहुपद का घात क्या होता है। जिस चर में भी वो बहुपद दिया रहता है उसका सबसे अधिकतम मान, उस चर का अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे तो पहले पद में ही x का घात 5 है तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि ये वाला पद नहीं होता पहला पद और मैं आपसे पूछ लेता कि अब बताइए कि इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में संभवतः प्रत्येक वर्ष आते हैं। प्रथम पाली में आए या द्वितीय पाली में आए, प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो ऐसे प्रश्न को तो गलती करने की आपकी संभावना होनी भी नहीं चाहिए। 1 नंबर ये फोकट के मिलते हैं। यहाँ पे देखेंगे परिमेय संख्या पूछ रहा है कि नहीं है। ए नंबर ऑप्शन को देखेंगे तो 1/2 है, एक परिमेय संख्या है। बी में क्या दिया हुआ है, 1/√16 दिया हुआ है। √16 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 लिखा रहता है जब भी तो इसको हम 4 या +-4 लिख सकते हैं। तो +-4 भी एक परिमेय संख्या होता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे परिमेय नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन नंबर सी में 2/√8 दिया हुआ है। √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 प्राप्त होगा। ये एक अपरिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। संख्याओं 15 और 30 का HCF और LCM का गुणनफल होगा। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, किसका, इन दोनों संख्याओं का, HCF का और LCM का। तो इसके लिए हम लोगों ने अध्याय 1 में ही एक चीज पढ़ा है कि यदि 2 संख्याएं दे दी जाए और उनका HCF और LCM का गुणनफल पूछ ले तो उन दोनों संख्याओं का ही गुणनफल होता है। दोनों संख्याएं क्या है, 15 और 30 है। इनको गुणा करने पे जो प्राप्त होगा, इनका HCF और LCM निकाल के गुणा करने पे जो प्राप्त होगा वो बराबर होगा। तो 15 3 45 हो जाएगा। अब 45 में एक जीरो बिठा देंगे। 450 किस ऑप्शन में है, सी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी भी दिया गया है जो कि 4500 है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इसे भी सही मार के आ जाएंगे क्योंकि जीरो का ही एक अंतर है। और पढ़ने में एग्जाम में या तो आप घबराए हुए होते हैं या आप प्रश्न पत्र को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी में और दुख में ही गलती होता है। तो बहुत सारे बच्चे गलती करके भी आ जाते हैं। ये ऑप्शन 1 नंबर में दे दिए जाए तो कम से कम 30% बच्चे इसी ऑप्शन को टिक करके चले आएंगे। ऐसा भी एग्जाम में होता है। एग्जाम में जाने के बाद आपको चिल रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। यहाँ पे माध्य निकालने की बात आ गई। पीछे हम माध्यक और बहुलक निकालना सीख चुके हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का। यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से माध्य निकाला जाएगा। हम सभी जानते हैं कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं क्या होंगी। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं होंगी। इनका माध्य ज्ञात करना है। तो जो भी प्रेक्षण दिए रहते हैं इन सभी को हम आपस में जोड़ते हैं और जितने प्रेक्षणों की संख्या होती है उससे हम भाग दे देते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएं हैं, सबको आपस में जोड़ेंगे। 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 और इनको जोड़ने के बाद कुल 10 है तो 10 से भाग दे देंगे। 2 1 3 होगा, 3 3 6 होगा, 6 4 10 हो जाएगा और 10 5 15 होगा। 15 में 6 जोड़ेंगे 21 आएगा। 21 में 7 जोड़ेंगे 28 28 28 में 8 जोड़ेंगे 36 आएगा और 36 में हम 9 जोड़ देंगे तो 45 प्राप्त हो जाएगा। और 45 में हम 10 से जब भाग देंगे
तो ये हमें 4.5 प्राप्त होगा और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस चर में भी बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद के चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए, तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में x का अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये तो द्विघात हो गया। इसमें भी देखेंगे तो चर का अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघात हो गया। ऑप्शन नंबर सी में x का घात 1 है, ये रैखिक हो गया। ऑप्शन नंबर डी में 3 है, ये त्रिघात हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सभी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। आपको इसमें से पूरे नंबर प्राप्त करने हैं। मैं आपसे ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप करेंगे। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। ये कह रहा है घात 2 के बहुपदों को डैश कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, ये हम सब जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रथम 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना ये हमारे लिए चुटकी का काम है, क्योंकि पीछे ही हम अभी ही प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करके आ रहे हैं और ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? 1, 2, 3, 4 और 5। इन सभी को आपस में जोड़ के जितनी इनकी संख्या है उससे हम भाग दे देंगे। 5 है तो 5 से भाग दे देंगे, सभी को आपस में हम जोड़ेंगे। 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15 हो जाएगा। 15/5 क्या हो जाएगा? इसका माध्य हो जाएगा। इसको सरल करेंगे, हमें 3 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये किस प्रकार के आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि 3x 4 5 का माध्य 4 है तो x का मान होगा। यहाँ पे पहले से हमें माध्य दे दिया गया है, वो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। और माध्य ज्ञात करना हम लोगों ने अभी सीखा, पहले भी सीखा हुआ है। कैसे ज्ञात करेंगे? जितने भी प्रेक्षण हैं इन सभी को हम पहले ऊपर आपस में जोड़ते हैं। 3 प्लस का x प्लस का 4 प्लस का 5 यहाँ पे दिया हुआ है। प्रेक्षणों की संख्या क्या है? 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे। अभी एक समीकरण बन गया, इसको सरल करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। 4 से 4 में गुणा करेंगे 16 प्राप्त होगा। ऊपर आपस में जोड़ेंगे तो 3 4 7 5 12 प्लस का x हो जाएगा। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 16 माइनस का 12 जो कि 4 के बराबर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हो तो उनका आलेख क्या होता है। ये भी एक बाबू वाला सवाल है। इसमें क्या होता है आप सभी को पता ही होगा कि 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म के यदि अनेक हल हैं तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होती है, यानी एक दूसरे पे होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न त्रिकोणमिति का है। चलिए इसे भी हम हल करते हैं। ये क्या कह रहा है कि साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। इसको सरल करना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी है उनको हम तोड़ देते हैं, जो भी समीकरण हैं। ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए कॉस ए, और प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का, और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उधर ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर हो जाएगा, और माइनस का 2 साइन ए कॉस ए, और इधर प्लस का 2 साइन ए कॉस ए, इसमें का कट जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा? प्लस का 1 बन जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ये 2 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी एक त्रिकोणमिति का प्रश्न है। ये कह रहा है कि यदि tan थीटा √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। कोणों के लिए हमने त्रिकोणमिति अनुपात के मान याद कर रखे हैं, ये आपकी जुबान पे होना चाहिए। किस कोण के लिए होता है? 60 डिग्री के लिए होता है √3। tan के लिए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि θ/3 15 डिग्री के बराबर है तो cot थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे हमें θ/3 15 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा का मान 15 45 डिग्री हो जाएगा, और cot 45 का मान हमें ज्ञात करना है जो कि 1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos a का मान क्या होगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो a प्लस का b हमें 90 के बराबर दिया हुआ है, और cos a का मान हमसे पूछ रहा है, यानी कोण a के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ से a ज्ञात करेंगे तो 90 डिग्री माइनस बी प्राप्त होगा। इसके जगह पे हम cos
ए के जगह पे 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं, जो हमें क्या प्राप्त होगा, साइन का बी प्राप्त होगा। साइन बी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक बराबर है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें चीज़ें दी गई है इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर एक दिया हुआ है। यदि हम इस साइन थीटा का मान ज्ञात करें तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, इसको समीकरण नंबर एक मान लेते हैं और इसी मान को उठा के हम इसमें ले जाके रख देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस का इस कॉस पावर 4 थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर जो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और अब इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें एक दिया हुआ है, तो ये भी एक के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 8 tan स्क्वायर थीटा ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। यहाँ पे देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान एक होता है और इसमें 8 से इसमें 8 से गुणा कर दिया जाए तो इसमें भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, ये 8 के बराबर होगा। 8 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमसे कह रहा है कि बिंदु -2,2 किस पाद में या किस चतुर्थांश में है। ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। हम सभी जानते हैं कि इसमें दोनों जो चिन्ह होते हैं वो प्लस प्लस होता है। इसमें एक माइनस एक प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। माइनस प्लस है यानी कि दूसरे पाद में होगा, इसे प्रथम पाद, इसे दूसरा, इसे तीसरा और इसे चौथा पाद या चतुर्थांश कहते हैं। द्वितीय पाद ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है कि बिंदुओं P 2,-2 और Q 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि एक बिंदु ए और एक बिंदु बी दे दिया जाए तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसके बीच के बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना होगा। तो क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे का 2 y1 प्लस y2 बट्टे का 2। यहाँ पे देखेंगे तो x1 2 है, प्लस का x2 क्या है, माइनस का 2 है, तो बट्टे का 2 करेंगे तो ये ऊपर 0 हो जाएगा, 0 बट्टे 2 हमें 0 प्राप्त होगा। और ऐसे ही y1 क्या है, माइनस का 2 है और प्लस का y2 क्या है, 2 है, ये भी 2 ऊपर 0 हो जाएंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। तो 0,0 इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 26 नंबर, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। तो हमसे कहा जा रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे y,0 दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 0,y दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी भी y अक्ष पे हो सकता है, क्योंकि मूल बिंदु पे ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि बिंदु 0,6 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। दूरी सूत्र हम सभी को पता है और मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए स्पेशली हम लोगों ने देखा है, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, प्लस वाई क्या है, 6 है, तो 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। अंडर रूट निकालेंगे इसका, हमें 6 प्राप्त होगा, 6 इकाई। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। ये कह रहा है कि मूल बिंदु का नियामक होता है। हम सभी जानते हैं कि यदि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटे तो जो कटान बिंदु होता है इसे मूल बिंदु कहते हैं और इसका निर्देशांक 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं डी ज्ञात करते हैं। डी विविधकर होता है, यदि डी 0 से बड़ा हो तो दो वास्तविक और असमान मूल प्राप्त होते हैं। यदि डी का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक और बराबर मूल प्राप्त होते हैं। डी 0 से छोटा हो तो काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो डी ज्ञात करेंगे, डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पे b क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a क्या है, 1 गुणे c क्या है, 1, तो 16 - 4 जो कि 12 के बराबर प्राप्त होगा। 12 0 से हमेशा बड़ा होगा,
तो इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। किस ऑप्शन में है? 2 वास्तविक मूल और असमान मूल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के मूल समान होंगे। कब समान होंगे? यह ऑप्शन दिए हुए इसे चेक करना होगा। मूल समान होने के लिए अभी हमने चर्चा किया कि जो डी होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे देखेंगे तो डी का मान क्या है? बी ही है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ए क्या है? ए एक ही है, और सी क्या है? सी है। तो ये क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसको इधर उधर करके लिखा गया है। इस चीज़ को आरएचएस में लेके जाएंगे तो ये बी स्क्वायर बराबर 4ac प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कुल 30 प्रश्न हो गए। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही प्रश्न ठीक आपके एग्जाम में आएंगे, वहाँ का माहौल अलग होगा, तो आपको पेशेंस रख के इन सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा। कुल 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे, जिसमें से आपको 50 ही प्रश्नों को हल करना है। जितने भी आप प्रश्न हल कर दीजिए इन 100 में से शुरू के 50 प्रश्नों के ही आपको उत्तर के आपको नंबर मिलेंगे। तो जितने शुरू के सही होंगे उतने के ही उत्तर आपको मिलेंगे। इसके लिए कुछ आपको समय दिया जाएगा, उन्हीं समय सीमा के अंदर अंदर आपको ओएमआर भी भर देना होगा, नहीं तो समय खत्म होते ही ओएमआर आपसे ले लिया जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आप खुद से एक बार फिर से ट्राई करेंगे। इनका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले टेस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला टेस्ट आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा, टेस्ट नंबर 2, जिसमें फिर से हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे ही 15 से 20 टेस्ट आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे। उसके बाद फिर से 15 से 20 टेस्ट सब्जेक्टिव के 2 नंबर वाले होंगे। ऐसे ही फिर 15 से 20 टेस्ट आपके 5 नंबर प्रश्नों वाले यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे होंगे। उसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से भाषा के साथ लिख के प्रश्नों को आपको एग्जाम में हल करना है, ताकि पूरे के पूरे नंबर आपको प्राप्त हो। वहाँ पे मैं आप सभी को ये सारी भी चीज़ें बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई प्रश्न यदि आपको नहीं आ रहा है, जैसे कि 8 प्रश्न आएंगे दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से आपको 4 ही हल करने हैं। मान लीजिए कि 4 आपको नहीं आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं, आपके पास कम समय बचा हुआ है, तो किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।